हेलो, गुड इवनिंग। आशु कोचिंग अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी रूपाली दीदी आपके लिए लेकर आई हूँ नई क्लासेस द्विवेदी युग। तो हम बच्चे कक्षा को आज पहली बार देख रहे हैं, वो इससे पहले हुई युगों की कक्षाओं को अवश्य देख लें, क्योंकि पिछले युगों को जब आप देखेंगे तभी आप आगे आने वाले युगों के अंतरों को समझेंगे, क्योंकि आपकी विशेषताएं विशेष प्रकार से पूछी जा रही हैं। जब तक आप सभी युगों को लगभग क्रमबद्ध तरीके से नहीं देखेंगे तब तक उनकी विशेषताओं, उनमें हुए अंतरों को आपको समझने में बेहद कठिनाई रहेगी। ठीक है, और समय सीमा पे आपके प्रश्न बहुत बन रहे हैं, तो आपको उसे भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तो हमारा द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो आपको अपने स्क्रीन के ऊपर एक सुंदर सी फोटो दिखाई दे रही होगी जिस पे लिखा हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह मैंने यूं ही नहीं लगाई है, आप सभी के लिए इसलिए लगाई है क्योंकि द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा था। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हजारी प्रसाद जी के नाम में भी द्विवेदी आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर युग का नाम नहीं पड़ा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा, द्विवेदी युग। ठीक है, इस युग की समय सीमा रही है 1900 से लेकर 1919 ईस्वी। कुछ लोग 1900 से लेकर 1920 तक भी इसकी समय सीमा मानते हैं, लेकिन आपकी पाठ्यपुस्तक में 1900 से लेकर 1919 ईस्वी तक की समय सीमा मानी गई है। तो यदि आपके पेपर में यह प्रश्न आता है तो आपको 1900 से लेकर 1919 ईस्वी पर ही टिक लगाना है। चलिए आगे हम चलते हैं इस युग के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो हमारे पहले लेखक हमने लिख रखे हैं श्रीधर पाठक। इनका जन्म 1876 में हुआ था। 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसे लेकर, इनके जन्म को लेकर और रचनाओं को लेकर कोई प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो आपके लिए रचनाएं ली हैं वो सभी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो यदि इनकी रचनाओं से लेकर क्वेश्चन आता है तो आपकी इन रचनाओं से बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। तो अपनी दीदी पे भरोसा रखें और इन रचनाओं को ध्यान से याद करें। तो हमारी रचनाएं हैं ऋतु संहार, गुणवंत हेमंत, धेरहा दून, एकांत वासी योगी, वनाष्टक और श्रांत पथिक। अगले हमारे रचनाकार हैं नाथू राम शर्मा शंकर। इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था और 1932 ईस्वी में इन्होंने हमें अलविदा कह दिया। पत्रिका के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया। यहाँ मैंने आपके लिए 2 पत्रिकाएं लिखी हैं, लेकिन उन्होंने 3 पत्रिकाओं को दिया था। इनकी पहली पत्रिका थी काव्य और चित्र, अगली थी काव्य सुधारक और अंतिम पत्रिका इन्होंने दी थी रसिक मित्र। इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। इसके अलावा अन्य रचनाएं भी हैं, लेकिन इनसे भी रचना से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, ना ही पत्रिका से, ना ही जन्म से। गर्भरंडा रहस्य, जो कि एक प्रबंध काव्य है, इसमें इन्होंने बताया था कि विधवा स्त्रियों के जीवन पे किस तरह से हमारे समाज का असर पड़ता है और किस तरह की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो यह हमारे उस समय के युग में बहुत महत्व रखने वाली रचना है। ठीक है, अगले हमारे रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह तो बहुत विशेष महत्व रखते हैं हमारे लिए, क्योंकि इस युग का नाम ही इनके नाम पर पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से आपके जो प्रश्न आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से आपके प्रश्न आते हैं कि इस युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा, तो आपको टिक लगाना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला आता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादक प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1864 से 1938 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अभी तक इनके जन्म को लेकर प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको याद करना है क्योंकि पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है। सरस्वती पत्रिका 1900 से आ गई थी, लेकिन इन्होंने इसका कार्यभार 1903 से संभाला था। काव्य मंजूषा, सुमन, हिंदी कालिदास की आलोचना, कालिदास की निरंकुशता, निषद चरित चर्चा, यह इनकी मुख्य रचनाएं रही हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से रचना से संबंधित भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको 3 रचनाकार पढ़ाए हैं, जिनमें से 2 से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन महावीर प्रसाद जी से प्रश्न आ रहा है, तो इन पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट का टिक लगा लें। अगला मैं आपको बताने वाली हूँ बालमुकुंद गुप्त का जन्म महावीर प्रसाद जी के ठीक 1 वर्ष पश्चात ही हो गया है। आप देख रहे हैं 1907 ईस्वी में इनका निधन हो गया। बालमुकुंद गुप्त जी ने पत्रिका के क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाई थी और इन्होंने भारत मित्र पत्रिका दी। इन्हें इनकी जो बेहद महत्वपूर्ण रचना है वह है शिव शंभू का चिट्ठा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि योध। इनकी रचनाओं को लेकर प्रश्न आ रहा है। इनका जन्म भी बालमुकुंद गुप्त का और इनका सेम पीरियड में हुआ है। 1865 में ही बालमुकुंद जी का जन्म हुआ, 1865 में ही हरियोध जी का जन्म हुआ। 1907 में बालमुकुंद जी का निधन हो गया, लेकिन 1947, जो कि आप सबको याद रहेगी हमारी, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसी दिन इनका निधन हुआ था। इनसे सिर्फ 3 ही रचनाएं पूछी गई, जिनमें से सर्वाधिक रचना जो पूछी जा रही है वह है प्रिय प्रवास, क्योंकि यह उस समय का खड़ी बोली में लिखा जाने वाला महाकाव्य था। ठीक,
तो प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है जो कि 1971 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें 17 सर्ग हैं बेटा। अगली चुभते चौप दे, और उसके पश्चात इनकी जो रचना आ रही है वो है बदेही बनबास, बदेही बनबास। ठीक, तो हमारे हरिओज जी से रिलेटेड जो रचनाएं हैं वह 3 रचनाएं अभी तक आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी गई हैं। इनसे प्रश्न बन रहा है तो इन पर इम्पोर्टेंट का निशान लगा लें। प्रिय प्रवास रचना को कई बार पूछा जा चुका है। अगले हमारे रचनाकार हैं रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय, तो इनका जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, और 1938 में इनकी मृत्यु हो गई। पत्रिका के क्षेत्र में इनका कोई योगदान नहीं रहा और रचनाओं के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई है और रचनाएं इन्होंने लिखी, किंतु अभी तक इनसे भी कोई प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा गया है। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। राष्ट्र भारती, राष्ट्र भारती और रामचरित चिंतामणि, रामचरित चिंतामणि। बेटा यह इनका एक प्रबंध काव्य है। यदि रामचरित चिंतामणि आता है तब आप लगाएंगे रामचरित उपाध्याय, लेकिन यदि केवल चिंतामणि रचना आता है तो आप लगाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, अगले हमारे रचनाकार हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण, जिनका जन्म हुआ है 1873। इनका ठीक 1 वर्ष बाद ही जन्म हो गया। ठीक है, इन्होंने पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था रसिक वाटिका, रसिक वाटिका, और इनकी रचनाएं स्वदेशी, बसंत वियोग, वसंत वियोग। इनसे भी अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। अगले हमारे रचनाकार हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, 1883 में इनका जन्म हो जाता है, 1972 ईस्वी में इनका निधन। पत्रिकाएं निकली हैं, उनके आगे मैंने पत्रिका लिख दी है, और जिन्होंने कोई पत्रिका नहीं निकाली उनके आगे पत्रिका का स्थान रिक्त है। इनकी रचनाएं हैं प्रेम पचीसी, कुसुम मांजलि, कृषक क्रंदन। काम में बेटा रा लगा हुआ है इसलिए कृषक क्रंदन है। ठीक है, इनसे भी कोई रचना नहीं पूछी गई है। अगले आपके रचनाकार आते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, इन पर आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि इनकी रचनाओं को लेकर जो प्रश्न आ रहे हैं वो सर्वाधिक आ रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी ज़्यादा प्रश्न मैथिली शरण गुप्त जी पर बन रहे हैं। इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। तो आपका यह प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि किस कवि को राष्ट्रकवि कहा जाता है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि कहा गया। मैंने आपकी वही रचनाएं ली हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं, और उसके अलावा आपकी जो इम्पोर्टेंट रचना आपके सिलेबस में लिखी हुई है बहुविकल्पीय प्रश्नों में। ठीक है, तो यशोधरा आपकी रचना है जो कि 2023 के पेपर में पूछी जा चुकी है। द्वापर, भारत भारती, साकेत, पंचवटी और अनग, इन सब रचनाओं में से भारत भारती को सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसके पश्चात पंचवटी और साकेत, यशोधरा। अगले हमारे रचनाकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे, 1886 में इनका जन्म हुआ और 1959 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनसे भी अभी तक कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। इनकी भी जो मुख्य रचना रही हैं 2, वो मैंने आपके सिलेबस में लिख दी हैं, प्रवासी और मृगी दुखी मोचन। ठीक है, अगले हमारे रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। इन पे आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ रहा है। इनकी रचना है ग्राम्य गीत, जो इनकी रचनाओं का काव्य संग्रह है। इसके अलावा इनकी फेमस जो रचनाएं हैं जिन्हें हम खंड काव्य कहते हैं, मिलन पथिक और आपका स्वप्न, मिलन पथिक और स्वप्न, जिन्हीं के द्वारा ही यह हमारे साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त किए। मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, इनका जन्म हुआ 1895 में, 1895 में। रचनाएं उद्गार, उद्गार। अन्य हमारे रचनाकार हैं सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, शिया राम शरण गुप्त। इन तीनों से भी अभी तक कोई प्रश्न आपका नहीं पूछा गया है। इनमें से जो 2 कवियों की रचनाएं बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे साहित्य में मानी गई हैं वो मैंने लिखवा दी हैं। सत्यनारायण कविरत्न की है ब्रह्मदूत, ब्रह्मदूत। ठीक, अगले हैं हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी है ऊधव शतक, ऊधव शतक, जो कि एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, और यह ब्रजभाषा के और शूर की परंपरा को लेकर चलने वाले अंतिम कवि माने गए हैं, इसलिए इनकी रचना बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है हमारे साहित्य में। ठीक है, द्विवेदी युग की विशेषताओं पर, जो कि आपका क्वेश्चन हर उससे बन रहा है, तो इस युग से भी आपकी विशेषताएं पूछी गई हैं। द्विवेदी युग में आते आते खड़ी बोली स्थापत्य हो चुकी थी। रचनाकारों ने अधिक मात्रा में अपने गद्य के साथ साथ पद्य को भी खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया था। जो विशेषताएं हैं वो है देश प्रेम का वर्णन, देश प्रेम का वर्णन, नारी का गुणगान,
मैंने आपको बताया कि मैथिली शरण गुप्त से प्रश्न आपके द्विवेदी जी से भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी ज़्यादा प्रश्न मैथिली शरण गुप्त जी से पूछे जा रहे हैं। उसका विशेष कारण यही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी जो रचनाएं लिखी थी उनमें नारियों का वर्णन किया था, उनके दुखों को दिखाया था। यश से वे स्त्रियाँ जिनको हमारा साहित्य नकार चुका था, जिनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था, हमारे साहित्य में जिनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था, ना आम समाज में ना साहित्य के क्षेत्र में, उन सब की ओर ध्यान किसने केंद्रित किया? तो हमारे गुप्त जी ने केंद्रित किया। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा, एक बहुत ना जाए रवि वहाँ जाए कभी। वहाँ पे किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था, वहाँ पे हमारे मैथिली शरण गुप्त जी का ध्यान गया और उन्होंने साहित्य में जिन स्त्रियों को बहुत आम भूमिका दी गई थी उन्हें विशेष भूमिका देने का काम किया। खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि खड़ी बोली प्रतिष्ठित हो चुकी थी। मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास, मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास। प्रकृति चित्रण, श्रीधर पाठक जो आपके पहले रचनाकार मैंने लिखवाए थे, तो उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का ही चित्रण किया है। श्रृंगार के विकृत रूप का बहिष्कार, श्रृंगार के विकृत रूप का बहिष्कार। चलते हैं हम आपके उन प्रश्नों की ओर जो कि अब तक आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आपका प्रश्न, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? मैंने आपको भी बताया था कि आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, तो ये आपके 25 और 24 दोनों में ही आया है। 25 और 24 दोनों के ही उसमें आ रहा है। ठीक है, तो किसके नाम पे पड़ा? देखो, मैंने बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम में भी द्विवेदी आता है, इसलिए इन्हें भी दिया जाता है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों के नाम में द्विवेदी है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी में यह नहीं आएगा। किसके नाम पर आएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या हुआ बेटा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? सेम क्वेश्चन आ गया, बस प्रश्न को घुमाकर इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये आपकी आसान भाषा में सीधे सीधे दे दिया, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। अगला आपका घुमा के दे दिया कि द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया। तो कौन आ जाएगा आपका? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो, इसमें भी हजारी प्रसाद दिए हैं, सोहन द्विवेदी, रघुवीर द्विवेदी, सब द्विवेदी ही दिए हैं। इसमें तो आपके फिर भी ऑब्जेक्टिव ऐसे थे जिनमें द्विवेदी नहीं था, लेकिन इसमें आपके सब वो दे रखे हैं जिनके नेम के आगे द्विवेदी आ रहा है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब आपकी रूपाली दीदी आ गई है और आपके लिए काव्य एकदम आसान बना देगी। ठीक, अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। बेटा ये प्रश्न भी आपका 24-25 में पूछा जा चुका है, 2025 और 2024। ठीक, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हजय प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में ही प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन 1903 से इसका यह संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। उसका आपका अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो परिवर्तन, भारत भारती, निर्जा, कामायनी। कामायनी आपकी रचना है जयशंकर प्रसाद की। किसकी? प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद। निर्जा है आपकी महादेवी। अब ये दोनों कभी हो गए आपके बेटा किसके? तो छायावादी युग के। भारत भारती, भारत भारती जो कि किसकी रचना है? गुप्त की। अभी आपको ऊपर मैंने लिखवाया था महावीर प्रसाद गुप्त की। और परिवर्तन आ जाती है आपकी निराला। ठीक है, तो शेष तीनों रचनाएं आपकी किस युग की हैं? तो छायावादी युग की हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? अभी मैंने आपके ऊपर क्वेश्चन में बताया था और ये प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है 2024 में। तो पंत, श्रीकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो किस पे टिक लगाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। ठीक, वदेही वनवास, वदेही वनवास की रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, महादेवी वर्मा या सियाराम शरण गुप्त। तो इसमें कौन आ जाएंगे बेटा? सियाराम, हरिओद जी। तो इसमें कौन आ जाएंगे आपके? हरिओद जी। ठीक है,
साकेत। यह प्रश्न आपका 2023 में पूछा जा चुका है। साकेत रचना है, ये भी मैंने आपके ऑप्शनल में लिखवाई थी। महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की। तो यह रचना है आपकी गुप्त की। तो टिक किस पे लगाएंगे हम? मैथिली शरण गुप्त पे। यशोधरा रचना है। अभी मैंने आपको ये जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सबके आंसर पहले बता दी हूँ, तो आप सभी पहले कमेंट करके बताएंगे कि ये रचना किसकी है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और मैथिली शरण गुप्त। आप देख रहे हैं कि दोनों ही प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव सेम रखे गए हैं, महादेवी, पंत, प्रसाद, गुप्त। इसमें भी प्रसाद, महादेवी, पंत, गुप्त, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर के जो रचनाकार हैं वो तीनों ही छायावादी हैं, और जो गुप्त हैं वो आपके द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। तो यशोधरा, मैथिली शरण, गुप्त। यशोधरा रचना में बेटा मैथिली शरण बताते हैं कि जब गौतम बुद्ध जब वो सिद्धार्थ थे, तो जब वो घर छोड़कर चले गए, तो उसके पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा ने घर को किस तरह से संभाला। तो इनकी बहुत प्यारी सी कविता है जिसमें वह कहती हैं कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, क्या वो मुझे अपनी भव बाधा ही पाते, सखी वो मुझसे कह के जाते। यशोधरा कहती हैं अपनी सखी से कि एक बार तो वो मुझसे कह देते कि यशोदा मैं जा रहा हूँ, क्या मैं उनके लिए बाधा ही बन जाती? ऐसा नहीं था। क्या वो मुझे अगर बताते तो मैं उन्हें जाने देती, बस वो मुझसे एक बार कह के चले जाते। ठीक है। प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी आया है, 22 में भी आया है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत। तो मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ। ये रचना आपकी 1971 में आई थी, 17 इसमें सर्ग हैं, और ये रचना किसकी है? हरिओत की। हरिओत की बेटा इस रचना में इन्होंने बताया था, इन्होंने कृष्ण और राधा के रूप को नए रूप से प्रस्तुत किया। जैसे सूरदास जी ने, विद्यापति जी ने, ठीक है, उस समय जो लोग उन्हें कर रहे थे वो अलग तरह से कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कृष्ण जी को जिस रूप में प्रस्तुत किया वो रूप था उनका नेता का रूप, लीडर का रूप। जी उद्धव के साथ आ जाते हैं तो राधा जी रोती नहीं है, बल्कि वहाँ पे अपना सेविका बनकर, लोगों की समाज सेविका बनकर लोगों की सेवा करती हैं। ठीक है। और कृष्ण भी अपना नेतृत्व करते हैं। ठीक है, लीडर का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम राधा और कृष्ण को नए रूप में पाते हैं। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? बेटा इसमें दिया गया है, सॉरी ये क्वेश्चन आपका गलती से यहाँ आ गया है, ये भारतेंदु युग का है। साकेत किस युग की रचना है? तो आपकी साकेत किसने लिखी थी? तो मैथिली शरण गुप्त ने। और मैथिली शरण गुप्त किस रचना में किस युग में आ रहे हैं? तो वह आ रहे हैं द्विवेदी युग में। ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त किस युग में आ रहे हैं? द्विवेदी युग में। इस रचना के अंतर्गत उन्होंने 9वें सर्ग में बताया है उर्वशी। हम 14 वर्ष वन में सीता जी के साथ क्या हुआ, इस पे तो सब डिस्कशन हो रहा था, सब लोग सोच रहे थे, लिख रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस स्त्री के विषय में नहीं लिख रहा था जो अपने 14 वर्ष के जीवन के लिए बिना पति के जी रही थी, हमारे महाकाव्य रामायण के अंतर्गत। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। बेटा आपके 2022 में इस तरह के प्रश्न भी आ गए हैं। ठीक है। लेकिन उसके पश्चात आपके 23, 24, 25 में जब जैसे कि मैंने अभी ऊपर दिखाए इसी तरह के प्रश्न आए हैं, तो पहले ये आ चुके हैं, तो हो सकता है कि आ जाए, लेकिन संभावना कम है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। ये प्रश्न मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि ये इसके संपादक कौन थे। तितली कहानी विधा की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ममता उपन्यास विधा की रचना है। तो हमारे इसमें सही कौन सा बैठता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। इस तरह से भी आपका 2022 में ही क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है। तो द्विवेदी युग के किसी एक कवि का मैंने बहुत सारे लिखवा दिए हैं, तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भी लिख सकते हैं, जो कि जिनके नाम पर ही युग का नाम पड़ा है। ठीक है। तो आपको पहला तो उन्हीं का नाम याद रहना चाहिए। दूसरे आपके जो प्रश्न आ रहा है वो मैथिली शरण गुप्त जी से बेहद आ रहा है, तो आप मैथिली शरण गुप्त जी का नाम लिख सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी का नाम लिख सकते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का नाम लिख सकते हैं। ठीक। प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम लिखिए। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अभी मैंने नाम ही लिया कि आप लिख सकते हैं।
तो आपके रचनाकार हैं हरिओत सिंह। तो ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें अभी तक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप अच्छे से अपनी क्लास को देखें, अटेंड करें और काव्य से बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपकी बोर्ड परीक्षा के आने तक मैं आपका काव्य पूरी तरह कंप्लीट करा दूंगी। कल हम मिलते हैं अपनी छायावादी युग की क्लास में, ठीक है। तो अपनी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को दोस्तों को शेयर करें, अच्छे से अच्छे अंक लाने की कोशिश करें और खुद भी लाभान्वित हों, दोस्तों को भी लाभान्वित होने का पूरा मौका दें।